अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। चैप्टर में पेज, अच्छा वो जून 23 का सवाल कैपिटल राशनिंग का आपने देखना था, देखा है मजीद के नहीं देखा? चार प्रोजेक्ट है, उन चारों की पहले एनपीवी निकालनी थी और उसके बाद फिर उनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बना के देखने थे क्योंकि इनडिविजिबल थे। इस सवाल में मुश्किल सिर्फ ये थी कि अंग्रेजी बहुत सारी लिखी हुई थी, करने वाला काम इतना नहीं था जितना ही लंबी अंग्रेजी लिखी हुई थी। फिर भी WTR वाले में अगर मेरे ख्याल में इसमें ना अंग्रेजी ज्यादा लिखी हुई थी, अदरवाइज कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है नहीं इसमें, इसलिए आप जिन लोगों ने भी देखा है अगर पूछना है कुछ तो पूछ लें, मुझे तो नहीं लग रहा इसमें कुछ बताने वाला। हाँ बिल्कुल सही है। इसमें जो सरप्लस फंड्स हैं, जैसे दिसंबर 18 का सवाल किया था मैंने, उसमें प्रोजेक्ट्स ने बस टाइम 2 पे खत्म हो जाना था। दिसंबर 18 मैंने वो ये आई वाले सॉफ्टवेयर पे किया था एग्जाम वाले पे, उसमें प्रोजेक्ट 0 और 1 पे इन्वेस्टमेंट थी और टाइम 2 पे प्रोजेक्ट ने खत्म हो जाना था। और उसमें जो सरप्लस फंड थे ना, उनके लिए जो रेट दिया हुआ था उस पर लिखा हुआ था 8% पर एनम, ये बात क्लियरली लिखी थी 8% पर एनम। ये वाला जो सवाल था होमवर्क वाला, इसमें प्रोजेक्ट्स चलते ही जाने हैं, प्रोजेक्ट्स चलते जाने हैं। प्रोजेक्ट्स जो पहला प्रोजेक्ट है वो खत्म ही नहीं हो रहा, उसको परपेचुइटी डिस्काउंटिंग की हुई है। उसके अलावा जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी ऐसे ही है, सब में इन्फिनिटी की डिस्काउंटिंग की हुई है। तो इन प्रोजेक्ट्स ने खत्म ही नहीं होना, चलते ही जाना है। तो सरप्लस फंड्स कब तक इन्वेस्ट रखेंगे? उस सवाल में तो प्रोजेक्ट एंड तक रखा था ना, दिसंबर 18, प्रोजेक्ट ईयर 2 में खत्म हो रहा था, तो सरप्लस फंड्स हमने ईयर 2 तक रख लिए थे। इस सवाल में प्रोजेक्ट्स ने चलते जाना है, तो क्या हम सरप्लस फंड्स को 5% पर ईयर पे इन्वेस्ट करके फारिग हो गए कि सारी जिंदगी अब ये 5% पे इन्वेस्टेड रहेगा? क्यों? चूंकि इस प्रोजेक्ट ने हमेशा चलना था, एक हिंट। दूसरा हिंट, उस 5% के साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ, बस 5% लिखा हुआ है। तो इसमें हमें उसको कितने साल तक इन्वेस्ट रखना है ये कैसे फैसला करें? तो इसलिए बस वन टाइम इन्वेस्ट करके बस एक दफा का ही 5% लिया, क्योंकि 5% पर एनम भी नहीं कहा हुआ था, इस वजह से उसको सिर्फ एक दफा 5% ग्रो करके तो उसी की डिस्काउंटिंग कर ली हुई है, वरना कितने साल करते। और जैसे उसने कहा है कि अभी सिर्फ पैसों की तंगी है, अगले साल फिर रेल पेल हो जानी पैसों की, तो अगले साल जब रेल पेल हो जानी है यानी फिर हमारे पास अगले साल और पैसे होंगे, हम नई जगह इन्वेस्ट करेंगे, तो ये भी निकाल के वहां इन्वेस्ट कर लेंगे। हमें क्या कोई कसम दिया किसी ने कि 5% पे इन्वेस्ट करना फिर निकालना नहीं है जिंदगी भर, अगले साल निकाल लेंगे, कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसलिए सिर्फ एक साल लिया है। एक तो प्रोजेक्ट परपेचुइटी में चलने थे, दूसरा 5% पर एनम नहीं लिखा हुआ, तीसरा अगले साल हमारे लिखा हुआ अगले साल होंगे सरप्लस पैसे अवेलेबल, अगले साल पैसों की कोई तंगी नहीं होगी। तो फिर अगले साल जब हमारे पास पैसे होंगे और नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो सरप्लस फंड भी निकाल के वहां लगा देंगे, फिर यही नहीं फंसाई रखेंगे। इसलिए सिर्फ एक साल तक के लिए इन्वेस्ट किया। जी और इसमें कुछ पूछना तो होता है? चलें ठीक है, कुछ नहीं पूछना। चैप्टर में आए, पेज कहां तक पहुंच गया था मैं? 140, जहां ये यील्ड कर्व लिखा हुआ था, ये समझाता हूं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताया था कल मैंने, और कॉस्ट ऑफ डेट में कल असम्पशन जी बताई थी कि ये डिवेंचर्स और शेयर्स, इनकी मार्केट वैल्यू कैसे तय हुई है? एक्सपर्ट्स ने इनकी वैल्यूएशन कैसे की हुई है? फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग की हुई है उनके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स के फोरकास्ट होते हैं ना कि ये डॉलर जो है वो अगले इतने महीनों के अंदर यहां तक पहुंच जाएगा, या फलानी चीज की प्राइस यहां तक पहुंचेगी, जो जरा फार साइटेड एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इसी तरह के एक्सपर्ट्स इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से भी अपनी एक्सपेक्टेशन बता सकते हैं फ्यूचर की, उसको कहते हैं यील्ड कर्व।
ये मैंने कल चूंकि आसान था तो पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी करवा दिया था, एक पोर्शन छोड़ दिया था कॉस्ट ऑफ डेट का, वो अब बता रहा हूं। यील्ड कर्व, यील्ड कर्व एक्सपर्ट की तरफ से एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। ये एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन है वो डिवेंचर्स, उन कंपनीज के डिवेंचर्स जिनकी क्रेडिट रेटिंग, जैसे खिलाड़ियों की रेटिंग होती है आईसीसी के मुताबिक रैंकिंग, तो वो किस हिसाब से होती होगी? कोई क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया के पॉइंट्स होंगे, टीम्स की रैंकिंग होती है, उस क्राइटेरिया के पॉइंट्स होंगे। तो इसी तरह ना जब भी कोई डिवेंचर इशू करता है यानी लोगों से लोन लेता है, तो लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने से पहले यह देखना पड़ता है कि पैसा सब सेफ भी है कि नहीं। तो जो कंपनीज डिवेंचर इशू कर रही होती हैं वो अपनी क्रेडिट रेटिंग भी करवाती रहती हैं। क्रेडिट रेटिंग की एजेंसीज होती हैं, ये फाइनेंस के एक्सपर्ट लोग होते हैं, ये मुख्तलिफ क्राइटेरिया के मुताबिक जज करते हैं और कंपनी की क्रेडिट रेटिंग कर देते हैं। अगर अच्छी क्रेडिट रेटिंग है तो क्या मतलब है इस बात का? किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, इस बात का मतलब क्या है? कि उनको बेफिक्र होकर लोन दें, ये इंटरेस्ट भी अच्छा और टाइम पे देंगे और पैसे भी वापस करेंगे। और अगर किसी कंपनी की क्रेडिट उधार, डेबिट क्रेडिट वाला उधार क्रेडिट नहीं है, उधार वाला क्रेडिट है, और अगर किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग खराब है तो उसका मतलब है कि ये कोई इतने अच्छे नहीं है उधार वापस करने में। तो मुख्तलिफ एजेंसीज की ना मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं। जैसे एक एजेंसी का पैटर्न ये भी हो सकता है कि ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, फिर डबल बी, इस तरह से, फिर ए प्लस, प्लस में भी जा सकती है बात। ये अच्छी है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, यानी ट्रिपल ए डबल ए से अच्छी है, सिंगल ए से अच्छी डबल ए है, ट्रिपल बी से अच्छा सिंगल ए है। ये क्रेडिट रेटिंग है। यील्ड कर्व क्या है? यील्ड कर्व एक्सपर्ट्स, जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि अगले सालों में इंटरेस्ट रेट्स कितने होने चाहिए, और ये इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंट होंगे कंपनीज की रेटिंग के हिसाब से। जिस कंपनी की रेटिंग अच्छी है, अगर वो कम इंटरेस्ट भी देगी तो लोग उसमें इन्वेस्ट कर देंगे या नहीं करेंगे, और जिनकी रेटिंग खराब है उनको हाई इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा रिस्क ले रहे होंगे। इसी तरह जितना टाइम ज्यादा गुजरता जाएगा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, क्योंकि इन्वेस्टर सोचेगा कि मेरा पैसा 5 साल फंसा रहेगा, तो उसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए होगा। तो यील्ड कर्व जनरली क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से हर गुजरते टाइम के लिए ये ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे 3.6%, 3.7%, 3.9%, 4.2%, 4.6%, 3.7, 3.95, 4.3, 4.65, 4.94। तो मुख्तलिफ रेट के हिसाब से क्या क्या इंटरेस्ट रेट्स फ्यूचर में होंगे, ये एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, इसको यील्ड कर्व कहते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है? इसका इस्तेमाल ये हो सकता है जो कल अजम्पशन बताई थी। अजम्पशन क्या बताई थी कि डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू कैसे निकली होगी? फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी डिस्काउंटेड एट इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये वही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। यानी यील्ड कर्व का एक इस्तेमाल ये हो सकता है, ये मैं एक एग्जांपल से सिखा रहा हूं यील्ड कर्व, कि अगर एक कंपनी ए है जो कि डबल ए रेटेड है और इस कंपनी के 7% बॉन्ड्स हैं रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम आफ्टर 4 years, रिक्वायर्ड है मुझसे करंट मार्केट वैल्यू, बल्कि 2 रिक्वायरमेंट है, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM भी कहते हैं इसको। और तीसरी रिक्वायरमेंट भी कर देता हूं उसमें, कॉस्ट ऑफ डेट फॉर कंपनी ए। ये मुझे रिक्वायर्ड है, मिल मिला के रिक्वायर्ड है इनफैक्ट। अच्छा, पहली चीज इस बॉन्ड की करंट मार्केट वैल्यू, ये एक्सपर्ट्स के बनाए हुए इस टेबल में से हमारे काम की लाइन कौन सी है?
डबल ए, ट्रिपल ए, डबल ए। अब हमने इस लाइन को देखना है तो ये यील्ड कर्व और एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन है, फोरकास्ट है कि इस रेटिंग की कंपनी हो और 3 साल बाद डबल ए रेटिंग के इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे होंगे, ये लोगों की एक्सपेक्टेशन है, एक्सपर्ट्स की। लेकिन इसको गाइडेंस के तौर पे यूज करके इन बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू निकल सकती है। यानी ये तो है एक्सपर्ट्स जो मुल्की हालात के ऊपर नजर रख रहे हैं, उनसे डिफरेंट एक्सपर्ट्स जिन्होंने कल जो मैंने प्रेशर ग्रुप कहे थे, वो इसको यूज करके मार्केट वैल्यू निकालेंगे जो कल असम्पशन ली थी, और वो प्राइस सेट करवा देंगे मार्केट में। इसको कैसे यूज करेंगे, इसको ऐसे यूज करेंगे। रिक्वायरमेंट ए करता हूं सॉल्व। अगर आज कोई इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो उसको कल को क्या मिलेगा? 4 साल तक 7 रुपए मिलेंगे और 4 साल बाद 120 रुपए मिल जाएंगे। तो इस 7 और 127 को इन रेट्स को यूज करके की जाएगी डिस्काउंटिंग। जो पहला 7 रुपए वो कब मिलेगा? साल बाद ना, उसके लिए ये वाला डिस्काउंट रेट यूज होगा। 7 को इससे डिस्काउंट करेंगे। दूसरा वाला 7 कब मिलेगा? 2 साल बाद। तो उस 2 साल वाले की डिस्काउंटिंग के लिए ये वाला रूट यूज करेंगे, पावर 2। तीसरा 7 रुपए मिलेगा 3 साल बाद, और उसके बाद चौथे साल क्या मिलेगा? अरे हाँ, 4.3। इसका क्या बना आंसर? जी 125.28। ये बॉन्ड अभी मार्केट में इतने का बिक रहा होगा। ये सिर्फ वो एक्सपर्ट थे जिन्होंने सिर्फ अपनी राय देनी होती है। ये उन लोगों के फोरकास्ट थे। इनके फोरकास्ट को यूज करके उन प्रेशर ग्रुप्स ने ये कैलकुलेशन करके प्राइस ये सेट करवा लेनी है मार्केट में। रिक्वायरमेंट बी से पहले रिक्वायरमेंट सी कराता हूं। कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालें? टैक्स रेट 30% है जी। पहले सी करते हैं। 0 पे रखेंगे हम 125.28 को नेगेटिव। 1 पे रखेंगे 4.9। ये क्या किया? नेट ऑफ टैक्स। 2 पे 4.9, 3 पे 4.9, 4 पे 4.9 और 120। और इन कैश फ्लोज का जब IRR निकालेंगे तो वो केडी होगा। निकाल दें। एक 5% रख लें, 10% रख लें।
जी कितना निकला? कितना? 2.5, 7.5, 19। अरे उफ, 120, 5.28। 2 पॉइंट समथिंग है। हाँ 2 पॉइंट समथिंग है। अच्छा ये कॉस्ट ऑफ डेट कौन कैलकुलेट कर रहा है? कंपनी कॉस्ट ऑफ डेट अपने लिए कैलकुलेट कर रही है, इसलिए टैक्स ले रहे हैं। 125 कैसे कैलकुलेट हुआ था? कौन कैलकुलेट कर रहा था? जो की प्लेयर हैं जिन्होंने प्राइस सेट करवानी है वो कर रहे थे। कैसे? बड़ों के बनाए हुए एक्सपर्ट्स, माहिरीन के बनाए हुए फोरकास्ट, उनको यूज करके फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी उनके रिस्पेक्टिव ईयर का डिस्काउंट रेट लेके, और उन्होंने, ये बड़े मार्केट के प्लेयर्स हैं, ये प्राइस इतनी सेट करवा दी मार्केट फोर्सेस से। कंपनी ए इस प्राइस को यूज करके अपना कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट कर रही है। एक और रेट होता है, ये कौन इस्तेमाल करता है? ये आम छोटे मोटे इन्वेस्टर्स अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं। इसका ज्यादा इस्तेमाल मैं करवाऊंगा अगले चैप्टर में या वैल्यूएशन के अंदर, लेकिन अभी चूंकि कैलकुलेशन कर ही रहे हैं इसलिए अभी बता रहा हूं। ये रेट जो बताने लगा हूं ना, ये छोटे मोटे इन्वेस्टर्स कैलकुलेट करते हैं। वो रेट ये कहलाता है, एक इन्वेस्टर बनके सोचते हैं, आज कोई इन्वेस्टर इस रेट में जाएगा ये बॉन्ड खरीदने के लिए, तो कितने का मिलेगा? अब वो इन्वेस्टर बनके सोचें कि उसको एक चीज इतने की मिल रही है, जिसके बदले उसको 1 से 4 साल तक 7 रुपए मिलने, और फिर चौथे साल उसको 120 मिल जाने। तो इस इन्वेस्टर को अपनी इस इन्वेस्टमेंट यानी 125 रुपए खर्च करना, 4 साल में 7, 7, 7 और 120 ले लेना, उसको एनुअली कितना रिटर्न मिल रहा है इस प्रोजेक्ट से, क्या कैलकुलेट करे वो ये जानने के लिए? IRR। दोबारा, अगर कोई आम इंडिविजुअल इन्वेस्टर इस बॉन्ड को खरीदने का सोच रहा है, और वो बॉन्ड कितने का खरीदेगा? मार्केट में 125 का है, तो वो इन्वेस्टर अगर ये जानना चाहे कि मैं पैसे लगा तो दूं, लेकिन मुझे इससे कितने % रिटर्न नजर आ रहा है, कैसे कैलकुलेट करेगा? अपनी 0 पे इन्वेस्टमेंट रखेगा, जिस तरह लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में करते थे। 0 पे उसकी इन्वेस्टमेंट होगी और ये होंगे उसके कैश फ्लोज। सात या 4.9। उस आम इंडिविजुअल को तो 7 रुपए मिल रहे हैं। अब ये इंडिविजुअल देखेगा कि मैं आज इतने पैसे लगाऊंगा और मुझे कल को इतना इतना कैश मिलेगा मेरी इस इन्वेस्टमेंट से, तो मेरी ये इन्वेस्टमेंट कितने % रिटर्न कमा के देगी, क्या जानना चाह रहा है वो? IRR। तो जब इसका IRR कैलकुलेट करेंगे, उस आंसर को कहते हैं YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड रिटर्न को कहते हैं, और टू मैच्योरिटी का मतलब है कि अगर कोई इन्वेस्टर आज इस डिवेंचर को खरीदे और तक अपने पास रखे, तो उसकी इन्वेस्टमेंट उसको इतने % रिटर्न देगी, यील्ड टू मैच्योरिटी। इसका इस चैप्टर में काम तो शायद ही है, अगले चैप्टर्स में है। तो अगर किसी मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है? ये फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी यील्ड कर्व इस्तेमाल करके, जो कि माहिरीन का बनाया हुआ एक फोरकास्ट है। एक बार ये कैलकुलेट हो गई, इस IRR और उस IRR में क्या फर्क है? ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके डिवेंचर है, जो कि इनको नेट ऑफ टैक्स करके अपनी कॉस्ट देखना चाह रहा है, और ये एक आम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस बॉन्ड को खरीदना चाह रहा है, ये उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब जो IRR निकलेगा, ठीक है ना निकालने ना टाइम लगाएं, अब जो IRR निकलेगा यानी इग्नोरिंग टैक्स, वो इन्वेस्टर का, एक आम इंडिविजुअल इन्वेस्टर का YTM कहलाएगा, जिसका इस्तेमाल इस चैप्टर में नहीं अगले चैप्टर में होगा, लेकिन YTM ये होता है। तो KD निकालने के लिए कल जो 1-2 सवाल किए थे उनमें मार्केट वैल्यू दी हुई थी। मैंने KD के जो कल सवाल किए थे उसमें मार्केट वैल्यू सवाल में दी हुई थी। यील्ड कर्व की टेस्टिंग होके क्या हो सकता है? पहले मार्केट वैल्यू फाइंड करनी पड़ सकती है, फिर उसको यूज करके कॉस्ट ऑफ डेट निकालना पड़ सकता है, ये हो सकता है। और इसका ज्यादा बेहतर इस्तेमाल हम अगले चैप्टर में करेंगे, लेकिन मैं उसका भी नाम ले रहा हूं। एक होता है रिस्क फ्री रेट। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे होता है, यानी गवर्नमेंट के पास कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसमें रिस्क पैसा डूबने का ज्यादा होगा कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होंगी तो नहीं होगा, दे देगी छाप, नोट छाप के दे देगी। तो गवर्नमेंट के पास जहां कोई इन्वेस्ट करता है तो वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए उस पे रिटर्न को कहते हैं रिस्क फ्री रेट। ये अगले चैप्टर में और तफसील से बताऊंगा। ये जो यील्ड कर्व है ये ऐसे भी दिया हो सकता है और एक और शक्ल में दिया हो सकता है, वो मैंने एक सवाल बनाया हुआ है उसके साथ सिखाऊंगा। ये यील्ड कर्व की डिस्कशन है, इस डिस्कशन में आप बताएं अगर कुछ पूछना है तो। पार्ट भी ना निकाले, आइए ना निकाले, टाइम बस बता दिया।
क्योंकि मार्केट में बैठा हुआ इन्वेस्टर बहुत सारे लोग होंगे, अब किसके ऊपर टैक्स लगता है, किस पे नहीं लगता है, किस पे कौन सा टैक्स लगता है, हमें क्या पता। तो जब मार्केट की डिस्कशन हो रही होगी ना कि इन्वेस्टर को क्या यहां नजर आ रहा है, तो उस वक्त टैक्स इग्नोर्ड है। देखें यहां पर हम वो कंपनी है जिसने बॉन्ड इशू किए हुए हैं, हम अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल जानना चाह रहे हैं, इसलिए हमने नेट ऑफ टैक्स करना है। जब किसी भी चीज की मार्केट प्राइस निकाली जा रही है, मार्केट प्राइस, तो वहां बहुत तरह के लोग हैं, पता नहीं किसके टैक्सेशन का स्टेटस क्या है, कोई रिटर्न जमा भी कराता है कि नहीं कराता। तो मार्केट प्राइसेस निकालते आम इंडिविजुअल पे पड़ने वाले इनकम टैक्स नहीं कंसिडर हो रहे होते, इसलिए यहां पर इनकम टैक्स का कोई काम नहीं किया। हाँ जी, यील्ड कर्व। अच्छा, यील्ड कर्व, ये जो YTM है इसको ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड भी कहते हैं। तो यही मैंने इस पेज पे 2 डब्बे बना के लिखी हुई है बात। है जी, ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड, यही YTM को ही कहते हैं। ये समझ डालू। अच्छा, अभी ना आप लोग एक काम कर दें, इस चैप्टर के क्वेश्चंस क्या हैं, पास पेपर का तो कोई नहीं है, एक है वो बहुत सिंपल सा है, तो मैंने खुद ही बनाए हुए क्वेश्चंस, कुछ इधर उधर से ढूंढ के उठाए हैं। इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 KL। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये मैं सिखाता हूं, आप कर दें। ऑर्डिनरी शेयर्स हैं तो KE, प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और ये डिवेंचर्स हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट, ये तीनों आप अभी कैलकुलेट कर दें, फिर मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिखाता हूं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, ये तीनों आप कैलकुलेट कर दीजिए।
सवाल करने को कहा था, कर लिया। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, कोई लंबा IRR तो निकालना नहीं होगी। हाँ जी, डन। ये मैंने अपनी बुक में से क्वेश्चन 2 कहा था करने को। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड ग्रो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो हमें चाहिए D1 और मार्केट वैल्यू और प्लस G। अब इसमें से हमें क्या क्या पता है? D1 अगले साल कितना देना है? 6 पॉइंट डिवाइडेड बाय X डिविडेंड मार्केट वैल्यू अभी कितनी है? 72। X इंटरेस्ट, X डिविडेंड है, कम डिविडेंड है? कम डिविडेंड है, क्योंकि डिविडेंड 6 रुपए कुछ दिन बाद पे होने वाला है, तो वो 6 रुपए निकाल लेंगे तो 66 आ जाएगा। प्लस G कितना? कैसे? हमें इस वक्त कितने डिविडेंड दिए हुए? बस 2। तो जब हमें सिर्फ 2 डिविडेंड दिए हुए तो उन 2 डिविडेंड में से सबसे नया वाला 6.3 है, सबसे पुराना वाला 6 है, और इन दोनों के दरमियान कितना गैप है? जी नहीं, कितने अरसे का गैप है? 1 साल। तो 1 साल की पावर भी क्या हमने 1 by 1 करनी और -1। देखें ये जो इसके ऊपर पावर होती है ना, ये रूट, इसका मतलब ये होता है 1 by n। तो चूंकि हमने यहां 1 रखना था तो 1 by 1। क्या आंसर आया? 5%। ये कल आखिर में किया था ये काम, तो ये आ गया 5%। तो क्या ही बन गया जी? 14.555। ये हो गया के। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है? प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल है, तो उसमें होता है एनुअल डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू। एनुअल डिविडेंड कितना है? मार्केट वैल्यू ये x है कि कम है? ये x है 7.5। KD कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है?
इररिडीमेबल है, उसका भी यही फार्मूला होगा, बस इंटरेस्ट के साथ 1 माइनस टैक्स करना पड़ेगा। कितना है 1 साल का इंटरेस्ट? 4.8। टैक्स रेट जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, ये कम है कि एक्स है? नहीं कहा तो एक्स है, 120, 2.6%। ये हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब हमने जब ये तीनों अलग अलग निकाल लिया ना, तो सवाल की रिक्वायरमेंट है वेटेड एवरेज। वो सॉल्व करके दिखाता हूं, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लें। आसान सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ लें। कल मैंने इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि बिजनेस के पास जो फाइनेंस है, ये फाइनेंस आया कहां से? या तो ओनर्स ने दिया होगा या लेंडर्स ने दिया होगा, और टैक्स की वजह से मैंने प्रेफरेंस शेयर्स को अलग कर लिया था। अब बिजनेस ने इस फाइनेंस को इन्वेस्ट करना है प्रोजेक्ट्स में, और प्रोजेक्ट से रिटर्न कमाना है। तो एनपीवी निकालते हुए कम से कम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना रख रहे थे हम? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों? क्योंकि हम इस पैसे को जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम उतना तो कमाए ना कि उनको दे सके। तो इसलिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यहां पर एज अ रिक्वायर्ड रिटर्न यूज करते थे। इस सवाल की मैं अगर बात करूं तो केई आ गया 14.55, प्रेफरेंस आ गया 7.5 और केडी आ गया 2.6। इतना कम, ठीक है। अच्छा, ये सबसे कम क्यों है? एक है इंटरेस्ट का रेट कम होगा। अच्छा, और वजह? एक तो टैक्स नेट हुआ हुआ जिसकी वजह से सस्ता हो गया। अच्छा, ये उससे कम क्यों है? हम इसको कॉस्ट कह रहे हैं, ये लोग इसको अपना रिटर्न ले रहे हैं ना, तो इसका रिटर्न इससे ज्यादा क्यों होना चाहिए? क्योंकि इन इन्वेस्टर्स की टेंशन सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अगर कंपनी डूबेगी तो पैसा वापस मिलते हुए लाइन में सबसे आखिर में ये खड़े होंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा रिटर्न इनका हुआ करता है। इनका सबसे कम क्यों? क्योंकि सिक्योर्ड होते हैं, तो इसलिए ये सबसे कम होता है। अच्छा, बिजनेस ने ये पैसा यहां इन्वेस्ट करना है, तो इनकी एनपीवी निकालने के लिए रिक्वायर्ड रेट क्या रखे? 14.55 रखे, 7.5 रखे, 2.56 रखे। जनरली बिजनेस इन सब से आया हुआ पैसा, उसको बस पैसा कह रही है और वो पैसा यहां इन्वेस्ट हो रहा है। तो वो जो पैसा है वो इन सबका मिक्सचर है। चूंकि इन सबका मिक्सचर है तो इसलिए जो इनसे रिक्वायर्ड रिटर्न रखना चाहिए बिजनेस को, वो भी इनका मिक्सचर होना चाहिए। अच्छा, मिक्सचर का मतलब है दिस प्लस दिस प्लस दिस है, ऐड कर दे सबको, फिर एवरेज कर लें, दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 3। ये भी एवरेज है, लेकिन ये बकवास एवरेज है, क्योंकि अगर हमने सिर्फ दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 3 कर लिया तो हम इनको इक्वल वेटेज दे रहे होंगे, जबकि हो सकता है इसका पैसा बहुत ज्यादा हो, इसका पैसा कम हो, तो पैसे को भी वेटेज देनी पड़ेगी। तो इसलिए एवरेज करने के लिए वेटेड एवरेज करना पड़ेगा, और वेट के तौर पे इनकी टोटल अमाउंट को यूज करना पड़ेगा। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है इन सब के इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स का वेटेड एवरेज, और वेट के लिए इनकी टोटल वैल्यू यूज की जाती है, या पर शेयर वैल्यू। टोटल या पर शेयर? वेट यूज करना है, टोटल। वेट हमेशा टोटल चीज को वेट लेते हैं। अच्छा, वैल्यू, पार वैल्यू या मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम अपनी सारी कैलकुलेशंस में कौन सी वैल्यू ले रहे हैं? मार्केट वैल्यू। तो वेट में भी मार्केट वैल्यू इस्तेमाल होगी। तो वेटेड एवरेज, इसी सवाल को कंटिन्यू कर लेता हूं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का तरीका है कि बिजनेस के पास जितने भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, सबके अपने अपनी कॉस्ट निकाली, और फिर उन कॉस्ट का वेटेड एवरेज करना है। और वेट किसको लेना है? इनकी टोटल मार्केट वैल्यू को वेट लेना है। जैसे इस सवाल में कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स टोटल कितने हैं? अब मैं वैक कैलकुलेट करता हूं, तो इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, और डिबेंचर्स, इनकी टोटल वैल्यू कितनी है? रुपीज इन मिलियन। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स, और एक कितने रुपए का है? 66 का। नहीं, 50 तो फेस वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू। 66 कितनी हो गई टोटल जी? 672। प्रेफरेंस शेयर्स टोटल कितने हैं?
जी प्रेफरेंस शेयर्स कितने कितने 79 मिलियन। कैसे दिए मैं 100 रुपए एक की फेस वैल्यू है, तो 7900 को डिवाइड करके 79, और मार्केट में कितने का 80 जी 620। डिवेंचर्स कितने हैं, एक कितने का है 768। इनको लेना है हमने वेट, और इनकी अपनी अपनी कॉस्ट कितनी है 14.55%, 5% नहीं 7.5% और 2.6%। और वेटेड एवरेज बचपन में कभी पढ़ा होगा आपने, समेशन WX ओवर समेशन W, ये वेटेड एवरेज का फार्मूला होता है। इनमें से W क्या है और X क्या है। वेट किसको ले रहे हैं हम, ये वैल्यू को ले रहे हैं हम, समेशन W। वैल्यू को क्यों नेट ऑफ टैक्स करना है, इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स करना था, वैल्यू कहां से नेट ऑफ टैक्स आ गई। ये क्या बना जी 26672। अच्छा ये हो गया समेशन W, और WX मल्टीप्लाई ये हो गया WX, दिस इनटू दिस 143, दिस इनटू दिस 474, दिस इनटू दिस, ये हो गया समेशन WX 21617। ये समेशन WX, ये समेशन W, तो वैक इज इक्वल टू 2517 डिवाइडेड बाय 26672 जी जी 9 पॉइंट, ये होता है वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 है 33 बस नमाज पढ़ने